जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास कक्षा 6 का अध्याय 2। तो इसका शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर का नाम है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक की। तो ये है हमारा भोजन का अध्याय 2 का टाइटल। चलिए शुरू करते हैं। एक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वो बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये तुषार है, ये भाई साहब, ये यात्रा कर रहे हैं रेलगाड़ी में। तो और इनके पीछे से पेड़ पेड़ पौधे छूटते जा रहे हैं। तो भाई ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या पहले लोग यात्रा नहीं करते थे? तो उन्हीं की आइए हम शुरू करते हैं। आरंभिक मानव आखिर आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल रह पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। यानी कि हम इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले, नहीं, 20 लाख साल पहले की बात हो रही है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। यानी खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। और मछलियाँ मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। पहला कारण। दूसरा कारण यह है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण मवेशी अपना अपना चारा ढूंढने के लिए वे एक जगह से दूसरा जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे करते थे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों और फूल फल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। और पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई भी नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विदों को पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर लकड़ियां और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों और औजारों
आज भी बचे हैं, औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फूल फल काटनी काटनी और हड्डियों हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियां की मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, ये पढ़ते हैं थोड़ा। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यानी जो बाएं साइड में है उसकी बात हो रही। दाएं में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये आगे देखते हैं। आगे हमारा है टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र को देखो, दो को देखो, लाल कोण वाले स्थान से पूरा स्थल है जहां पर आखेटक आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान आखेटक खाद्य संग्रह करते थे। मानव चित्र में से कुछ ऐसे चुनिंदा स्थान हैं, जैसे ये है भीमबेटका हो गया, बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, मुंबई इमाम इनाम गांव और पपैया मन, ये हो गया ये चिरांद, ये चीजें हो गई। ये है कुछ महत्वपूर्ण स्थल। बुर्ज होम देखते हैं। क्योंकि पत्थर के गई के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, यानी आधुनिक मध्य प्रदेश में इस भीमबेटका का आधुनिक मध्य प्रदेश में इस पुराने स्थल पर गुफाएं कदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप हवाओं से राहत मिलती थी। यहाँ यहाँ क्यों लोग रहते थे? बारिश बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि यहाँ शैल चित्रकला से इनमें से कुछ पता चलता है। एक शैली चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारें पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इन जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये है। आगे देखते हैं। पुरा स्थल। पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। देखते हैं आगे की खोज। यानी आग की खोज कैसे हुई? आग की खोज मानचित्र यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। यानी मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियां। आज हम जिस जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को हम
आरंभिक काल को हम पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों से बना शब्दों दो शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, यानी प्राचीन पत्थर। पुरापाषाण का मतलब होता है पुराना, प्राचीन यानी प्राचीन पत्थर से बना। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त है, पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से है, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक यानी मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। इस इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, जिसे जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर बहुत छोटे थे, उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। यह इन औजारों में हड्डियों और या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और जैसी औजार मिलते हैं। इसके साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, अक्सर उन्हें पुराने स्थानों के नाम से जाना है जो आगे प्रचलित, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके नाम क्या रहे होंगे। बदलती जलवायु बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। इस पैराग्राफ को हमने भी पढ़ा। आगे देखते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे यानी जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। इनके खाने पीने के अंदाज, आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की सॉरी पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत खेती और पशुपालन की शुरुआत इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते होंगे। ऐसा करते करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों में आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते और जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया होगा? घरेलू घरेलूकरण की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण कहते हैं। यानी लोगों द्वारा पौधे उगाने
और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं घरेलू करण नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों या जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधे तथा पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यानी उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों का पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है, कौन सा पालतू का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू पालतू बनाए गए जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़ भेड़ बकरी आते हैं। अनाज के उपयोग एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि वे इसे इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया यानी खरपतवार घास फूस जो होता है, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा रखने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोग लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उन्हें दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों में और क्या क्या मिल सकता है? आओ प्रारंभिक कृषकों आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कई कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर यानी पश्चिमोत्तर यानी जिसे आधुनिक कश्मीर कहा जाता है, और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। शेष ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की जगह कर सकते हैं। इस तरह हमें पता लगता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी
फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते होंगे। तो ये था हमारा। आगे देखते हैं जीवन शैली की ओर। यानी अब आगे देखते हैं पुरातत्वविदों को कुछ पुराने स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशाने मिले हैं, जैसे बुर्ज होम वर्तमान में यानी कश्मीर में मिले हैं बुर्ज होम कि यानी लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता है। यानी कि गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलने की जगह मिली आग जलाने की जगह मिलती है। ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से और औजार भी हैं जिनकी धार को हम और अधिक पैना पर करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को भी पीसने के लिए किया जाता था। आज हम हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग होता था। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए ये औजार है। नवपाषाण युग के प्रस्थल से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे होंगे। और चावल गेहूं तथा दलहन जैसी अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते हैं थे, तो वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़। सूक्ष्म निरीक्षण ये मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ ये मेहरगढ़ हम देख लेते कहाँ पे है हमारा। ये है मेहरगढ़। अब तो लग रहा है पाकिस्तान में चला गया है मेहरगढ़। ये वर्तमान में पाकिस्तान में हो गया है। मेहर में जीवन मेहरगढ़ ढूंढो या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः यह वह स्थान है जहाँ यहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ में यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ इस इलाके के अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। जी मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ इसके अलावा चौकोर मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी के प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवित होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में तो एक मृतक के साथ एक बकरी का भी दफनाया गया था। संभवतः इसे
परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी कि जो मर गया होगा तो वहां के परलोक में गया खाया गया, तो उसके लिए बकरी रख दिया गया, वहीं परलोक में खाएगा जाके। आगे देखते हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? हम्म, कल्पना करो। उपयोगी शब्द: पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ पर 13 पर देखो। तुम्हारे मामा नहीं, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहो तो यह है। आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे। जो भी भर भर देना है इसको। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मध्यपाषाण युग, 12,000 मध्यपाषाण युग के कब से कब 12,000 से 10,000 के बीच में रहा। बसने की प्रक्रिया आलम 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। और तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी ही इसी के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, इस पे आप कंप्लीट सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।